आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा ग्रुप की, एक ऐसी कंपनी जो 75 साल पहले स्टील ट्रेडिंग करती थी और आज एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। तो देखिए 1991 से लेके आज तक महिंद्रा ग्रुप का रेवेन्यू कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन ये नंबर्स ये तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो इन आंकड़ों के पीछे छिपी है और वो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और मजे की बात यह है कि इस कामयाबी के पीछे जो इंसान है वो कभी ये काम करना ही नहीं चाहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद महिंद्रा की, जो असल में तो एक फिल्म मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने हार्वर्ड में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की और एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। तो चलिए इस शानदार सफर को समझने के लिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, जब कंपनी की नींव रखी गई थी। तो हुआ यूं कि 1945 में दो भाइयों जेसी और केसी महिंद्रा ने महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। लेकिन फिर 1947 में देश का बंटवारा हुआ। उनके पार्टनर पाकिस्तान चले गए और कंपनी बन गई महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और भारत की ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिए मशहूर विलीज जीप को असेंबल करना शुरू कर दिया। यहीं से ऑटोमोबाइल की दुनिया में उनका सफर शुरू हुआ। लेकिन ये वो दौर था जब भारत में लाइसेंस राज का बोलबाला था। मतलब सरकार का कंपनियों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। आप क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, किस दाम पर बेचेंगे, सब कुछ सरकार तय करती थी। और जाहिर है इस सिस्टम ने महिंद्रा जैसी कंपनियों के सपनों पर, उनके विस्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया था। और फिर आया साल 1991। भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया और अचानक सब कुछ बदल गया। ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी। हुआ ये कि दुनिया की बड़ी बड़ी अनुभवी और पैसे वाली कंपनियां भारत आ गईं। अब सोचिए, उनके सामने टिक पाना भारतीय कंपनियों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति थी। और इसी मुश्किल भरे माहौल में कंपनी के नए नवेले डिप्टी एमडी आनंद महिंद्रा की असली परीक्षा हुई। हुआ ये कि बोनस को लेकर एक फैक्ट्री में 7 महीने लंबी हड़ताल हो गई। आनंद महिंद्रा ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, बोनस मिलेगा लेकिन प्रोडक्टिविटी के आधार पर। मजदूरों ने गुस्से में उन्हें 4 घंटे तक उनके ही ऑफिस में बंद कर दिया, लेकिन आखिरकार वो मान गए। और नतीजा, 3 साल के अंदर फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी 150% बढ़ गई। चलिए, कंपनी अब थोड़ी स्थिर तो हो गई थी, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। महिंद्रा की गाड़ियों को यूं कहें कि गांव देहात की गाड़ी माना जाता था, थोड़ी पुरानी। अब वक्त था एक बहुत बड़े जोखिम का। सवाल ये था कि एक ऐसी कंपनी जिसे शुरू से कोई कार डिजाइन करने का अनुभव ही नहीं है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कैसे करेगी? कैसे बनाएगी एक ऐसी गाड़ी जो शहरी लोगों को पसंद आए? तो इसका जवाब था एक बहुत बड़ा दांव। कितना बड़ा? 600 करोड़ रुपए का। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि कंपनी को इतना मुनाफा कमाने में 2 साल से भी ज्यादा लग जाते। और ये सारा पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लगाया जा रहा था जिसका नतीजा किसी को नहीं पता था। आनंद महिंद्रा ने तो अपना करियर ही दांव पे लगा दिया था। उन्होंने बोर्ड से साफ साफ कह दिया, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। और इसी भरोसे के दम पर उन्होंने बोर्ड को उस गाड़ी के लिए राजी कर लिया जो आगे चलकर स्कॉर्पियो के नाम से जानी गई। और ये दांव कमाल का काम कर गया। 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई और उसने रातों रात कंपनी की किस्मत पलट दी। अब देखिए, स्कॉर्पियो आने से पहले 2003 में कंपनी का मुनाफा 140 करोड़ था, जो 2007 तक बढ़कर 1000 करोड़ के भी पार चला गया। जबरदस्त। स्कॉर्पियो की सफलता के साथ ही एक नए और मॉडर्न महिंद्रा का जन्म हुआ। और इस नए महिंद्रा की कमान थी एक ऐसे चेयरमैन के हाथ में जिनका ब्रांड बनाने का तरीका ही सबसे अलग और दमदार था। जैसे महाराष्ट्र में एक आदमी ने कबाड़ से 60,000 रुपए में एक मिनी जीप बना दी। आनंद महिंद्रा ने इसे ट्विटर पे देखा। उन्होंने क्या किया? उस आदमी को एक नई नवेली बुलेरो गिफ्ट की और उसकी बनाई जीप को कंपनी के म्यूजियम में रखवा दिया। यही था उनका तरीका, लोगों से सीधे जुड़ने का। एक और किस्सा देखिए। जब एथलीट नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक कस्टम XUV 700 गिफ्ट की, जिस पर उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो की दूरी 87.58 लिखी हुई थी। मतलब साफ था, ब्रांड को देश के गौरव और लोगों की कामयाबी से जोड़ो। अब जब प्रॉफिट भी था और ब्रांड भी मजबूत हो चुका था, तो महिंद्रा ने दुनिया भर में अपने पंख फैलाने शुरू किए।
और इस सफर में उन्होंने कुछ बहुत जरूरी सबक भी सीखे। देखिए, हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। सैंगयोंग, जो एक कोरियन एसयूवी कंपनी थी, उसका अधिग्रहण महिंद्रा के लिए एक महंगा सबक साबित हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और इसी सीख का नतीजा था पिनिनफेरिना का अधिग्रहण। ये वही इटालियन डिजाइन हाउस है जो फरारी जैसी गाड़ियों को डिजाइन करता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक फैसला था। तो आज अगर कोई महिंद्रा का नाम लेता है तो बात सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहती। ये ग्रुप अब बहुत बड़ा हो चुका है। टेक महिंद्रा, जो भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक है, एरोस्पेस में ये छोटे नागरिक विमान बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। डिफेंस में ये सेना के लिए खास गाड़ियां बनाती है। और हाँ, ट्रैक्टर के मामले में तो 2009 से ये वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सवाल उठता है कि इस सारी कामयाबी के पीछे का इंजन क्या है? वो है महिंद्रा रिसर्च वैली। ये 124 एकड़ में फैला एक R&D हब है जो उनके सारे इनोवेशन को ताकत देता है। तो भारतीय एसयूवी बाजार को जीतने और दुनिया भर में नाम कमाने के बाद अब महिंद्रा के सामने एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। सवाल ये है कि अब जब भारत में इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रही है और टेस्ला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां भारत आ रही हैं, तो क्या महिंद्रा का ये सफ़र, ये तरीका आगे भी कामयाब रहेगा? क्या वो इस नई रेस में भी जीत पाएंगे? इस शानदार भारतीय कंपनी का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।